गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सेफ एंड फाइन। पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे? तो अब आपको पता है कि वी हैव डन 4 चैप्टर, लेकिन अभी आपके दो रिवीजन वीडियो बनेंगे। दिस इज़ फॉर चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी हमने रिवीजन ली है। जस्ट आपको क्या है कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस किए। वैसे तो वीडियो में सब कुछ डिस्कस हो चुका है ना, लेकिन फिर भी बेटा ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आप दोबारा कर लेना, नोट कर लेना। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जूम करके आप अपने पॉइंट्स लिखना, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये लेसन वैसे तो आप करवा चुकी हूँ, बट अब शॉर्ट में थोड़ा सा आपको मैं करवा रही हूँ। कभी फार्मर्स को फील्ड में काम करते देखा है? ये देखो, फार्मर्स फील्ड में काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं? फार्मर्स फील्ड में काम करके हमारे लिए फूड बनाते हैं। दे प्रोड्यूस फूड फॉर अस। और फूड का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड अस एनर्जी और वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। और प्लांट जो है, ये जो फूड है हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हमें मिलता है। इसके अलावा प्लांट से हमें, जैसे कॉटन क्लॉथ्स है वो भी हमें प्लांट से ही कॉटन हमें मिलती है, ठीक है। जूट है वो भी। तो प्लांट जो ये जो आप क्रॉप्स हैं या फील्ड हैं, इसमें से ये फार्मर क्या ग्रो करता है? फूड के अलावा ये आपकी ये कॉटन क्लॉथ्स, जूट क्लॉथ्स। अभी इस लेसन में हम क्या क्या करेंगे मेनली? सबसे पहले तो ये देखते हैं हमें क्या क्या इसमें करना है। एक तो ये कैटेगराइज ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यूज एंड टाइप्स ऑफ सोइल यूज फॉर प्लोइंग, यूज ऑफ एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड fertilizers, describe the different method of irrigation, define metals and weedicides, define weeds and weedicide, describe harvesting and storage of crop और animal husbandry। ये सब टॉपिक हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है क्रॉप्स क्या होती है। when plants of same kinds are cultivated at one place then it is called as crops, ठीक है। तो कोई एक प्लांट, उसको हम क्रॉप्स नहीं कह सकते। दूसरा, जैसे हम बहुत सारी ये है, जैसे पी प्लांट, मटर जिसको आप बोलते हो। अब क्रॉप्स 2 टाइप्स की होती हैं, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप और दूसरा आएगा आपका रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, दैट इज़ खरीफ क्रॉप्स। इसमें जैसे आपका आता है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। और इनमें जैसे आएगा आपका वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब आपकी हैं रबी क्रॉप्स। अब इसके लिए फार्मर्स क्या क्या करता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो हमारी जो सॉइल होती है इट इज़ हार्ड, तो इसको हार्ड से सॉफ्ट और एरी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक एरी नहीं होगी तो इसको हम वो देखो, अब देखो ये क्या कर रहा है, इट इज़ डिगिंग क्यों कर रहा है? ताकि जो हार्ड पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी आपकी जो हार्ड पार्ट है वो निकल जाए। इसके बाद वो क्या आएगा? ये अर्थवॉर्म आर कॉल्ड आल्सो नेचर प्लोमेंट्स और फार्मर सैंड। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल को खाते हैं और इस वजह से सॉइल जो है आपकी एरी हो जाती है। और प्लोइंग से भी हम करते हैं। प्लोइंग से भी क्या होती है? सॉइल आपकी लूज़ हो जाती है, एरी हो जाती है। तो इससे जो प्लांट्स हैं उनको भी एयर चाहिए। तो ये देखो, ये आपका है प्लो शेफ्ट। इससे हम पहले टाइम में प्लोइंग करते थे। अभी आपने देखा ना प्लोइंग करते, एक फार्मर प्लोइंग कर रहा था। लेकिन ये प्लो शेफ्ट है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, लेबर भी लगती थी। ये देखो आपका है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इससे भी हम क्या करते थे? डिगिंग। और ये तो आज भी यूज़ होता है डिग करने के लिए, सोइल को हमारी डिग करने के लिए आज भी यूज़ होता है। लेकिन ये तो ये अब जब हमें ये आजकल प्लोइंग जो है किससे की जाती है? ट्रैक्टर से। ही देखो, ट्रैक्टर से फार्मर प्लोइंग कर रहा है ना बच्चों। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ईजी है। और दूसरा टाइम सेविंग है। प्लोइंग जो होता था ज़्यादा टाइम भी लेता था और लेबर भी इसमें ज़्यादा लगती थी।
इसके बाद हमारा आता है सोइंग द सीड्स, मतलब कि हम सीड्स को बोते हैं। अब हम कैसे पता लगाते हैं कौन सा सीड हमारे लिए ठीक है कौन सा नहीं। आपने अपनी मदर को कभी दाल भिगोते देखा या चावल भिगोते देखा? वो क्या करती है, पानी में दाल या चावल डाल के थोड़ा सा उस पर हाथ डाल मारती है, तो उससे क्या होता है, जो आपके कुछ सीड्स दे कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वो आपके डैमेज सीड्स होते हैं, अनहेल्दी सीड्स होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं खोखले सीड्स होते हैं। लेकिन जो हेल्दी सीड है वो सरफेस पे बैठ जाते हैं, फिर उनको सो करते हैं। अब देखो, एक तो इम्प्लीमेंट सी है, ये फनल शेप्ड आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ये हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, अगेन टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें हम क्या करते थे, बीज डालते थे और बीज को फिर हम इसको सो करते थे। तो इसमें क्या होता है, 1 बाय 1 सीड जो है आपकी सोइल में चला जाता था एंड इट इज़ कवर्ड विद सोइल। लेकिन अब देखो, ट्रैक्टर से क्या होता है, ट्रैक्टर्स के पीछे उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें बीज हैं, और बीज को ये देखो, ये भी दिखाई दे रहा है ना, ये इनके हर एक उस पर बीज हैं। तो जैसे ही ये ट्रैक्टर चलेगा तो 1 बाय 1 बीज जो है सोइल में जाएंगे। लेकिन बेटा, इसका क्या एडवांटेज है, एक तो ये है कि यूनिफॉर्मली, इसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये देखो, ये क्वेश्चन हैं आपके, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब कई बार क्या होता है कि बार बार एक ही तरह की क्रॉप्स उगाने से उसमें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसके लिए हम ऐड करते हैं उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर जो होते हैं फील्ड में ही तैयार होती है, जैसे कैटल डंग से, ऑनियन पील या आपके वेजिटेबल पील्स, और आपका जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको डिकम्पोज करके हम मैन्योर्स तैयार करते हैं। मैन्योर्स नो डाउट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर प्लांट्स, क्रॉप्स, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पोल्यूशन नहीं करता, और ये सब भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद आप अगर मैन्योर जो है आपका, जो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एक तो यही कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फील्ड में ही तैयार हो जाता है, ठीक है। और जो इट मेक द सोइल पोरस, और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल एंड इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। इसके बाद कई बार क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र जो होते हैं केमिकल्स होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, और इसमें मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और पोटाशियम, ये 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो हम इसमें यूज़ करते हैं, और इनमें मेनली कौन कौन से थे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, देखो ये फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं ना, देखो नज़र आ रहा है बेटा, ये जो है फर्टिलाइज़र्स को ये कर रही है। लेकिन इनके ज़्यादा यूज़ से सोइल जो है लेस फर्टाइल हो जाती है, दे कैन कॉज पोल्यूशन, और ये दे आल्सो चेंज द टेक्सचर ऑफ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। जैसे क्या होता है, कई बार एक ही क्रॉप्स बार बार ग्रो करने से उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो हम क्रॉप को अगर रोटेट कर करके, पहली बार में एक क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, एक बार में हमने राइस उगाया, एक बार में हमने वीट्स उगाया, तो उससे क्या होता है, जो वीट्स को चाहिए वो वीट यूज़ कर लेगा, राइस को चाहिए राइस यूज़ कर लेगा। तो ये भी आपकी इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है वो नाइट्रोजन देता है। इसके बाद अर्थवर्म के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स इट गिव नाइट्रोजन टू द सोइल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्रॉप रोटेशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टोरेज है, नहीं इसके बाद हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इससे रिलेटेड आपके फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे बिहू इन असम, बैसाखी इन पंजाब। तो ये आपकी हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग से पहले हम क्या करते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर, या हम कह सकते हैं अंडर ड्राई कंडीशन। तो वाटर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर क्रॉप रोटेशन, क्योंकि ड्राई कंडीशन में तो होगा ही नहीं, तो इसके लिए हमें पानी डालना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आपका इरिगेशन क्या होता है, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स एट
रेगुलर इंटरवल, दैट इज़ कॉल्ड एज इरिगेशन। अब इसमें जैसे पैडी क्रॉप्स है, इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और बाकी जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा नहीं। अब आप डेजर्ट है, उसमें प्लांट्स क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता। तो इसके डिफरेंट मेथड ये देखो आपको नज़र आ रहे हैं, बाई ट्यूबवेल, बाय वैली यानी कि कुओं से, बाय रिवर, बाय, तो बहुत सारी चीज़ों से इनमें हम इरिगेशन करते हैं। ये देखो स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्प्रिंकलर मेथड है, ये देखो इसमें पानी जो है नोजल स्पीड से जा रहा है और यूनिफॉर्मली अनइवन सॉइल में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ये मॉडर्न मेथड। जो आपके ट्रेडिशनल थे मैंने अभी आपको दिखाए, वेल है, रिवर है, ट्यूबवेल है, ये सब आपके ट्रेडिशनल मेथड है। स्प्रिंकलर मेथड नज़र आ रहा है ना, देखो पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में, जैसे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स को हम डालते हैं, जिससे क्या होता है वाटर की वेस्टेज नहीं होती, और ये वहाँ पे बून है वेयर देयर इज़ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। जैसे आपका राजस्थान है, वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा आपका। इसके बाद है क्रॉप हार्वेस्टिंग। क्रॉप हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स आफ्टर मतलब कटिंग हार्वेस्टिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मेच्योर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारे आपको ये बताए थे फेस्टिवल, जैसे बिहू इन असम, वैसाखी इन पंजाब। और इसके बाद सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ, इट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग और विनोइंग, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो में बता चुकी हूँ ना बच्चों। तो ये आपके हैं, ये आप क्रॉप हार्वेस्टर देखो। क्रॉप हार्वेस्टिंग में ये देखो कि किस तरह से क्रॉप्स को कट कर रहा है। ये दोनों की तरह काम कर, एक कंबाइन होता है। कंबाइन में क्या होता है कि वो क्रॉप्स को कट भी करता है और इसके बाद ग्रेन को उससे अलग भी करता है। इसके बाद क्रॉप स्टोरेज, इसके लिए मैंने बताया था सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इट शुड बी ड्राई। ज़रा से भी मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो वहाँ पे जम्स या फंगस ग्रो कर जाएगी और हमारी क्रॉप्स को वो स्पॉइल कर सकती है। तो क्रॉप शुड बी स्टोर इन ड्राई कंडीशन। तो इसके लिए सिलोज, ये देखो ग्रैंडरीज, ये सब हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसके लिए आयरन ड्रम, ये आप जूट बैग ये भी यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम ड्राइड नीम लीफ भी यूज़ करते हैं ताकि उसमें हमारे बिल्कुल भी जम्स ना आए। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स विद क्रॉप्स, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसमें देखो ये आपको काऊ और ये हैन, इनको एक तरह से हम रियर कर रहे हैं। हैन को फॉर एग्स के लिए और काऊ को फॉर मिल्क, इन सब के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया। अब हम चैप्टर सेकंड लेते हैं, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड। ये भी आपका हो चुका है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेंगे। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी हैं और फो भी है, मीन्स कि दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल फॉर अस। दोनों इनके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें पहले तो ऑब्जेक्टिव देखो आपको क्या क्या बताऊंगी मैं। सबसे पहले तो आपको ये है कि डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स वेरियस ग्रुप। ठीक है बच्चों, सेकंड आपका क्या है, डिस्क्राइब द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर यूजेस इन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। डिस्क्राइब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये सब आपको। दूसरा है डिस्क्राइब नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द नाइट्रोजन साइकिल। इनके बारे में अभी देखो, ये दो बच्चे हैं, एक बच्चे के हाथ से कुछ नीचे गिर जाता है और हर सिस्टर इज सेइंग नो डोंट, इसको उठाओ मत। तो पूछ रहा है क्यों, क्योंकि कह रहे हैं नाउ इट इज़ स्पॉइल बिकॉज नाउ इट हैज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको पूछता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। और वो जो हैं
microorganism, they may be harmful, or microorganisms are present everywhere. Microorganisms are present everywhere, in the soil, in the air, in the food and even in our body. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर जगह प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स इज लिविंग ऑर्गेनिज्म which is so small in size that we cannot see it with naked or unaided eye, that they can be seen only with the help of microscope. और इसमें मैंने बताया था कि वायरस है, ये एक्सेप्शंस में है क्योंकि वायरस लिविंग भी उनको हम मानते हैं, नॉन लिविंग भी. ठीक है. इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस. तो अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफी वो क्या है, एक तो यूजफुल है और दूसरा हार्मफुल. मैंने बताया था ना, फ्रेंड एज वेल एज फो. तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कौन कौन से होते हैं. तो इसमें मैंने आपको बताया था ईस्ट. ठीक है. ईस्ट क्या होता है? ईस्ट इज़ यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, पेस्ट्री. ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है. और मिल्क जो है इट कन्वर्टेड इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की हेल्प से हम इनको कर सकते हैं. दूसरा कमर्शियल यूज़. कमर्शियल यूज़ में एक तो यही है ईस्ट का, इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन, केक, पेस्ट्री और ये अल्कोहल, इन सब में. दूसरा मेडिसिनल यूज़ भी है, जैसे सम बैक्टीरिया हेल्प टू मेक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन विच आर वेरी यूजफुल. और जैसे सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलोरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी, और हेपेटाइटिस, इनके लिए भी हमारी वैक्सीनेशन होती है. तो ये हमारे लिए फ्रेंडली हैं. जैसे बैक्टीरिया हैं, सम बैक्टीरिया आर फ्रेंडली. इसके बाद बैक्टीरिया आल्सो इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जैसे मैंने आपको बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया, इट रिमेन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. और ये क्या करता है, इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट कंपाउंड्स दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. इसके अलावा बायोगैस, जैसे बैक्टीरिया वो डिकम्पोज करते हैं, और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं. तो बायोगैस इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये आपके क्वेश्चंस हैं, बार बार करवाए हैं, आप देख लेना, ये खुद देखना आप ये. ठीक है. इसके बाद हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने भी आपको यूजफुल बताए हैं. अब हमारे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोस्कोप दैट कॉज डिजीज एज नोन एज पैथोजन. ठीक है. डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजन. इसके अलावा जैसे पैथोजन कैन एंटर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. ठीक है. और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र तो नहीं होती लेकिन फिर भी है तो हार्मफुली. तो जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसमें डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ वाले पर्सन को उसका हम चाहे जूठा खा लें, चाहे इसको टच के कुछ नहीं होगा. अस्थमा है, कैंसर है. और कम्युनिकेबल में जैसे स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो मेनली आपकी कोलेरा है, टाइफाइड है, डायजेंट्री है, कॉमन कोल्ड. ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली. कॉमन कोल्ड तो एक दूसरे के टच से बहुत जल्दी फैलता है. आपको पता नहीं, जब हम कहते हैं कि इसको कोल्ड और खाओ, उसके पास मत जाओ. इसके अलावा मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये क्या होते हैं, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के कैरियर होते हैं. जैसे हम अगर अनकवर्ड फूड छोड़ दें तो अनकवर्ड फूड पे ये अनकवर्ड फूड पे जैसे देखिए हाउस फ्लाई गई है ना, तो ये क्या होता है, हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है. तो इट कैन इन्फेक्ट द पर्सन. मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो भी हमारे क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर में मेनली ग्रो कर जाते हैं एंड दे कॉज मलेरिया, डेंगू. इनसे हमें ये डिजीज़ हो सकती हैं. तो हमें या तो मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए या आप. अब ये देखो वेरियस कॉमन ह्यूमन डिजीज़ काज बाय डिफरेंट पैथोजन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सारा आपको मैंने बताया था. ठीक है बच्चों. तो ये बेटा सारा कर लेना, ये जस्ट आपका रिवीजन वीडियो है. हैव यू हर्ड अबाउट एनी एनिमल डिजीज़ काज बाय पैथोजन. एनिमल्स में भी पैथोजन से डिजीज़ होती है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़, ये वायरस की वजह से होती है, एनिमल्स में हो जाती है. एंथ्रैक्स, ये बहुत डेंजरस होती है, तो ये ह्यूमन में भी होती है. और कैटल डिजीज़ होती है, कैटल्स में भी ये डिजीज़ हो जाती है. ठीक है. तो एंथ्रैक्स जो है ये आपकी मेनली एनिमल डिजीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय पैथोजन. ठीक है बच्चों.
ये बेटे सब बातें नोट कर लेना, आप चाहे इसको पॉज करते रहो वीडियो को और सब बातें नोट कर लेना। द फॉलोइंग टेबल्स, अब ये टेबल देखो, इसमें हमारे मेनली क्या है कि ये आपकी वो डिजीज़ वगैरह ही हैं। इसके बाद ये देखो टेबल है, टेबल से आप मेनली कर लेना क्वेश्चंस। इसके बाद हाउ आर फूड टर्न्स इनटू पॉइजनस, अब पॉइजनस सब्सटेंस में कैसे हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया के कई बार अनकवर्ड होता है बैक्टीरिया के एक्शन से, वो क्या होता है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और इट में कॉज पॉइजन। कई बार हम कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग, वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होती है। आपने नॉर्मली सुना होगा फूड पॉइजनिंग होगी तो इन्फेक्टेड फूड खाने से होता है, और टॉक्सिक फूड से हमें वॉमिटिंग हो जाती है। और इसके बाद पिकल्स, ये हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, जैसे सॉल्ट्स या शुगर डाल के, अगर हम ज़्यादा शुगर या वो डालेंगे तो ये हमारे हो जाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया। अब समरी यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बेटा नोट कर लो सारे, क्योंकि इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके डेफिनेशन बता दिए मैंने, पहले ही बता दिए, लेकिन ये समरी है जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशंस के बाद मैंने आपको हार्मफुल और यूज़फुल बैक्टीरिया इनके बारे में भी बताया कि दे में भी, और इनकी क्लासेस कौन कौन सी होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। वायरस भी आपका बेटा एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कैन सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन इन वाटर, सॉइल, हॉट स्प्रिंग, माउंटेन्स, मतलब किसी भी तरह की कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये यूज़फुल होते हैं और हार्मफुल होते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ बेटा। अभी तो जस्ट आपकी रिवीजन थी, ये आप कर लेना। ये वीडियो ज़रूर जिसने भी सुनी है तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट कर लेना। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे दे में कॉज डिजीज़ एंड दे आर कॉल्ड एज पैथोजन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें आपका मेनली है राइजोबियम